कामियानीची और आकुत्सु शिनिचिरो जो ग्राउंड पर गिर के अपनी छाती और एब्डोमेन को पकड़ रहे थे, बहुत सीरियस चोटों के बावजूद खून छलकते हुए भी वो थोड़ा भी डर नहीं रहे थे, बल्कि दोनों जोर से हंस रहे थे। आकुत्सु ने कहा, कोई न कोई वजह है कि आज मेरा लक थोड़ा अच्छा है। कामियानीची ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन ये रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ली होंगली ने 3 सर वाले डीमन डॉग के अटैक से बड़ी जल्दी डॉज किया और उसने देखा कि सामने की फॉग हिल रही थी। फिर कुछ ऊंची शैडोज धीरे धीरे फॉग के अंदर से निकल कर बाहर आई। वो एक मिडिल एज्ड आदमी था जो सूट पहनने के साथ साथ बैक हेयर और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस भी पहना था। उसके साथ एक ग्रुप ऑफ सुपरनैचुरल बीस्ट थे जो सुपरनैचुरल पावर से बनाए गए थे। एक जायंट एप था जो 4 मीटर टॉल था और गोल्ड से कवर था। एक फॉक्स थी जो 6 टेल वाली थी और सिल्वर व्हाइट बॉडी थी। एक ब्लू बर्ड थी जो ब्लर्ड फिगर थी और वर्ल्ड विंड से घिरी हुई थी, और एक ग्रे क्रो था जो उस आदमी के कंधे पर बैठा था। ये दी ट्रू ओनमोंजी ऑफ ओसु कनान टेम्पल फैन हुआंग रेन था जो इक्लिप्स ग्रुप का कैडर लेवल मेंबर था। फैन हुआंग ने अपने हाथ पॉकेट्स में डालकर ली होंगली को थोड़ा इम्पेशंसली देखा। तुम्हारी एबिलिटी लगती है स्पेशल क्लोज कॉम्बैट को रिस्ट्रेन करने के लिए है, तो अगर तुम मुझसे फेस करोगे तो क्या होगा? ली होंगली ने अपना जवाब दिया, तुम ट्राई कर सकते हो। जब वेस्टर्न और नॉर्दर्न बैटलफील्ड्स में जंग पूरी तरह से चल रही थी, जैंगी को लग रहा था कि उसे भुला दिया गया है। ये शांति इतनी डरावनी थी कि कॉम्बैट कमांड सेंटर भी ये नहीं समझ पा रहा था कि उनको अब क्या ऑर्डर देना चाहिए। जब उन्होंने आउटर सिटीज में म्यूटेंट्स की डिजास्टरस डिफीट देखी, जू जंग ने पहले ही ये तय कर लिया था कि इक्लिप्स ग्रुप के मेंबर्स उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितना कि गॉड टीम। अगर जैंगी को डीप इन्वेस्टिगेशन करने दिया गया तो ये उसके लिए मौत का रीजन बन सकता था। इसीलिए जू जंग ने टेम्पररी ये आइडिया छोड़ा कि जैंगी को एक्शन में लाए। आखिरकार आउटर सिटी के म्यूटेंट्स की आग को बचा के रखना जरूरी था। ये ज्यादा शांति देखकर जैंगी और भी कंफ्यूज हो गया। वो चुपके से ये सोचने लगा कि उसके साइड पे ये एबनॉर्मल सिचुएशन, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या इक्लिप्स वाले उससे डर रहे हैं? ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कैप्टन लेवल पर है। अगर अपोनेंट की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो उनके पास किसी पावरफुल म्यूटेंट का होना जरूरी है जो उसके लेवल का हो। क्या उन्होंने मुझे डिटेक्ट नहीं किया? जैंगी का दिमाग कुछ ऐसे थॉट से भर गया था। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन जब पॉसिबिलिटीज को हटा दिया जाए तो जो एक ही वजह बची है वो सबसे ज्यादा मुमकिन लगती है। कभी कभी उसका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दूसरे 2 जगह से रिपोर्ट्स रिसीव करता था। जब उसने जाना कि आउटर सिटी के 2 रूट्स में म्यूटेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनमें से ज्यादातर मार दिए गए थे, तो जैंगी को समझ आ गया कि अब छुपना मुमकिन नहीं है। सिचुएशन मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। मैं अपनी स्ट्रेंथ एक्सपोज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये ऑपरेशन इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि मैंने बैटल से बचने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी नहीं लेना चाहेगा। मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का सामना करना पड़ा तो भी मैं फ्लावर और लियांग यू को जल्दी से ले जा सकता हूँ। जैंगी ने ये सोचने के बाद डिसाइड किया कि अब रुकने का प्लान छोड़ दें और पहले अटैक करे, लेकिन वो बिना तैयारी के फाइट नहीं करेगा। चेन जियाओ और पंगली के बारे में सोचकर जो पहले चली गई थी, जैंगी हंस पड़ा। दोनों औरतें ऑलरेडी मिस्ट में एंटर कर चुकी थी, तो उनका काम सिर्फ उनके लिए रास्ता दिखाना था। जैंगी ने अपने गन को वापस अपने स्पेस में रख लिया और फिर फ्लावर को देखा और उसकी सफेद फर को हाथ मारा और उससे पूछा, क्या तुम्हें उन दोनों औरतों का स्मेल याद है? क्या तुम उन्हें ढूंढ सकती हो? फ्लावर खुशी से म्याऊ करती है और कहा कि वो थोड़ी देर के लिए गई थी, पर वो उन्हें उनके सेंट के थ्रू ढूंढ सकती है। जैंगी मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, चलो उनका पीछा करते हैं। लियांग यू ने क्यूरियस होकर जैंगी से पूछा, क्या तुमने अपना फैसला बदल दिया? जैंगी हल्की मुस्कान के साथ बोला, बैटलफील्ड पे सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है, दुश्मन भी बदल रहा है और मुझे भी बदलना होगा। लियांग यू ने अपने हाथ फैला दिए, लेकिन तुम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट क्यों नहीं करते? जैंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिंपल रीजन है, क्योंकि वो मुझ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी तरफ सुकामोतो नोबुनागा के साथ जो ट्रायो था वो भी साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे थे। मायूमी ताकेउची के प्रोफेसी में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दुश्मन के होने का जिक्र नहीं था, इसीलिए नानाको आगुत्सुमा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया था। रास्ते में ये पहली बार है जब मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ एक फॉल्स अलार्म हो, वो सोचती हुई बोली। ये सुनकर सुकामोतो नोबुनागा ने शांति से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। नानाको आगुत्सुमा और ताकीजावा ताकेशी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। नोबुनागा के आईलिड्स नीचे गिरे हुए थे और वो हमेशा ऐसे लगते थे जैसे वो अभी तक ठीक से उठा नहीं हो, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक तेज चमक थी, जैसे उसकी मशहूर तलवार दी ग्रेट प्रांजा चांगुआन की तेजी भी हो। उसने शांति से कहा, मैंने चाइना के प्राचीन सीज टैक्टिक्स का अध्ययन किया है और आमतौर पर वो 3 साइड्स को घेर के एक को जाने दे ये तरीका अपनाते हैं।
वो जानबूझकर एक रास्ता छोड़ते हैं ताकि हमें गलत रास्ता दिखाएं, जिससे हम यहाँ से निकल सके। मतलब दुश्मन की मुख्य ताकत इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये सुनकर नानाको आगुत्सुमा का चेहरा गंभीर हो गया। तो हम सबसे ज्यादा खतरे में है, उसने कहा। नोबुनागा ने अपना सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, जो मिलिट्री बुक में लिखा है वो सच है। लेकिन नोबुनागा की बात सुनकर ताकीजावा ताकेशी हंसकर बोला, तो इसका मतलब है कि हमें काफी लोग मारने पड़ेंगे। उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि वो खुद मर सकता है। ताकीजावा ताकेशी अपना गला उठाते हुए कॉन्फिडेंट तरीके से बोला, आज ताकेउची ने मुझे बताया कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। नोबुनागा ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। आगुत्सुमा नानाको ने उसे थोड़ा समझकर देखा और कहा, तुम कब मैच्योर बनोगे? हमेशा मायूमी की डेफिनेशन पे क्यों भरोसा करते हो? ताकीजावा ताकेशी अपना सर झुकाते हुए बोला, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, है ना? ताकेउची की डेफिनेशन कभी गलत नहीं हुई है। आगुत्सुमा नानाको ने बेचैनी से सांस ली और इस वक्त दो लोग जो अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि उन्हें देख लिया गया है, बहुत ध्यान से फॉग की गहराइयों की तरफ पढ़ रहे थे। और वो कौन थे? बिल्कुल सही, वो चेन जियाओ और पंगली थे। उन्हें जैंगी की पैसिव सैबोटाज से नफरत थी, इसलिए दोनों ने अपने आप का काम शुरू किया था और मिशन में ज्यादा पॉइंट्स कमाने का सोचा। तब तक वो सिर्फ ब्लिजर्ड सिटी का रिवॉर्ड नहीं जीत सकती थी, बल्कि लिनहाई सिटी का टेरिटरी भी ले सकती थी। ये चेन जियाओ और पंगली जैसे मोटिव और स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए काफी टेम्पटिंग था। और इसी गलतफहमी में दोनों तरफ का सामना फाइनली जैंगनिंग स्क्वायर में हो गया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, सभी थोड़े नर्वस हो गए, चाहे वो सुकामोतो नोबुनागा हो, जो एक केंडो मास्टर था, जो तुरंत अपनी तलवार का हैंडल पकड़कर तैयार हो गया। क्या ये रिवर्स आउट डोमेन के स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स हैं? इक्लिप्स ग्रुप के 3 मेंबर्स ने उन्हें गॉड टीम के मेंबर्स समझे और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाई। जब चेन जियाओ और पंगली ने देखा कि इक्लिप्स ग्रुप के यहाँ 3 मेंबर्स हैं, तो उनका दिल धड़कने लगा। क्या यार, ये लोग हमें पहले क्यों नहीं मिले? क्यों बिल्कुल इसी वक्त आए? चेन जियाओ का चेहरा घबराहट से भर गया। अगर ये लोग थोड़ा पहले आ जाते तो कम से कम जैंगी, लियांगयू और फ्लावर के साथ 5 लोग हो जाते और 3 लोगों के साथ उनका चांस थोड़ा बढ़ जाता। उनकी थोड़ी देर के लिए टाइम मिल सकता था और गॉड टीम का सपोर्ट आने तक वो रुक सकते थे। लेकिन अब बस 2 ही हैं। उनके पास क्या तरीका है दूसरे लोगों से लड़ने का? पंगली का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके चेन जियाओ से पूछा, क्या करें? हम जीत नहीं सकते, क्या हमें भाग जाना चाहिए? शांत हो जाओ। चेन जियाओ ने तुरंत उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसने दूसरी तरफ देखा जहां नानाको आगुत्सुमा, सुकामोतो नोबुनागा और ताकीजावा ताकेशी खड़े थे। ताकीजावा ताकेशी एक लॉन्ग रेंज म्यूटेंट है जो सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन से अटैक करता है। अगर वो भागना चाहते हैं तो अभी भी एक चांस है, लेकिन नानाको आगुत्सुमा का कामिताची अपनी स्पीड के लिए जाना चाहता है। सुकामोतो नोबुनागा काफी खतरनाक है, लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्डिंग में इतना कुछ नहीं दिखाया क्योंकि उसने अपने म्यूटेंट्स की एक टीम को इतनी जल्दी मार दिया था। इन दोनों के साथ अगर हम भाग जाते हैं तो दूसरे लोग सिर्फ हमारी कमजोरी समझ लेंगे और फिर भागने का कोई चांस नहीं रहेगा। शांत हो जाओ, हमने उनके रास्ते का पता लगा लिया है, जो अपने आप में एक हिस्सा है मिशन का। चेन जियाओ ने तुरंत कम्युनिकेशन चैनल खोला और सोचने के बाद जैंगी का कम्युनिकेशन चैनल भी खोला। ये चेन जियाओ और पंगली है। हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इक्लिप्स मून के मेंबर्स को देखा। कुल मिला के 3 लोग हैं। हेडक्वार्टर्स ने मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के जरिए ऑलरेडी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर लिया था। जब उन्होंने एक दूसरे से सामना किया, जूजन की आंखें तुरंत मूव हुई। क्या उनके लोग आखिरकार दिखाई दिए? इस बार बस 4 लोग हैं जो एक्शन में नहीं आए हैं। चेन जियाओ और पंगली अपनी जगह पर खड़े होकर पूरी तरह से अलर्ट थे, लेकिन वो ना तो पहले अटैक कर पा रहे थे, ना ही भाग पा रहे थे। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था और बस ये दुआ कर रहे थे कि जैंगी या गॉड टीम के मेंबर्स उनकी मदद के लिए आ जाएं। लेकिन इक्लिप्स ग्रुप के लोगों ने कुछ अनयूजुअल महसूस किया। नोबुनागा के कान थोड़े से हिले और उसने दोनों के दिल की धड़कन सुनी, जो उनका एक्सेसिव टेंशन दिखाता था। अगर ये दोनों सच में रिवर्स आउट डोमेन के स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स होते तो वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। क्या ये छोटे लोग हैं? नोबुनागा ने सोचा। उनकी विजिलेंट अपीयरेंस देखकर उसका यकीन और मजबूत हो गया। एक बार ट्राई तो करो, सब समझ आ जाएगा। फिर एक चादर जैसे तलवार का महारथी लाइटनिंग स्पीड की तरह निकल गया। वो हवा में था और एक क्लैंग की आवाज के साथ द ग्रेट प्रांचा की कोशिश हवा में एक सफेद लकीर की तरह कट गई। चेन जियाओ और पंगली को समझ आ गया कि उनका एक्सपोजर हो गया है और दोनों ने एक साथ चीख कर कहा, संभल कर। दोनों ने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट कर ली थी। पंगली के हाथों में 2 सफेद रोशनियां चमक रही थी जो डायरेक्टली चेन जियाओ के शरीर से जुड़ गई थी। उसका एबिलिटी प्रीस्ट, जो चेन जियाओ की स्ट्रेंथ, स्पीड, डिफेंस को एनहांस करने के साथ साथ उसकी नॉन फैटल चोटों को भी जल्दी से हील कर देती थी। चेन जियाओ अपने आप को पंगली के आगे रखती है और अपने स्ट्रेंथनिंग सिस्टम की एबिलिटी से अपनी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बना लेती है। उसकी लंबी और ट्रेन टांगे जमीन पर लग गई और एक ब्लिजर्ड का गोला नीचे से फैल गया जो सराउंडिंग एरिया की तरफ तेजी से भर गया। साथ ही उसके सफेद बूट्स के नीचे से एक लंबे ब्लेड का हिस्सा निकलकर एक क्लैंग की आवाज के साथ
वो नोबुनागा की तेजी से मारने वाली तलवार के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने राइट फुट से ब्लेड को अपने ब्राजीलियन वॉर डांस से तलवार को ब्लॉक कर दिया। तलवार की टकरार के साथ बहुत जोरदार फोर्स ने चेन जियाओ को एक तरफ उड़ा दिया, लेकिन वो हवा में ग्रेसफुली लैंड कर गई और फिर स्नो पर निम्बल तरीके से घूमती हुई अपना अटैक करने का वक्त ढूंढने लगी। नोबुनागा ने अपने पैरों को देखा, जहां जमीन पूरी तरह से बर्फ से एक बड़े आइस रिंक में बदल गई थी। चेन जियाओ अपने आइस स्केट्स पर तेजी से घूमती हुई नोबुनागा के फ्लॉज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी नोबुनागा ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और अपने आसपास 50 मीटर का एक फील्ड बना दिया। ये उसकी तानवान एबिलिटी थी, जिसमें वो अपने आसपास 50 मीटर तक का कंट्रोल रखता था। चेन जियाओ बर्फ पर तेज घूमती रही, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि नोबुनागा जो तलवार के पोस्ट में खड़ा था, उसके पास कोई फ्लॉ नहीं था। चेन जियाओ का कंसंट्रेशन पूरी तरह से टूट गया जब उसने देखा कि नानाको आगुत्सुमा और ताकीजावा ताकेशी भी उसके आसपास है। जैसे ही उसकी मूवमेंट में हेजिटेशन हुई, नोबुनागा ने उसकी हेजिटेशन का फायदा उठाया। कोई भी नहीं देख पाया कि उसने अपने राइट हैंड से तलवार कैसे निकाली। बस एक सफेद लकीर हवा में चली गई और जहां तलवार की धार गई, चेन जियाओ का उड़ता हुआ शरीर अपनी वेस्ट से नीटली कट गया। उसकी कमर, मसल्स और इंटेस्टाइन्स बिल्कुल मिरर की तरह स्मूथ हो गए थे। ये सब इतनी तेज हवा में हुआ कि चेन जियाओ को दर्द महसूस करने का वक्त नहीं मिला। चेन जियाओ जमीन पर बैठी थी, उसका चेहरा पेल हो गया था और वो थोड़ा लड़खड़ाई। अभी अभी उसके शरीर में खून ठंडा हो गया था। उसके लोअर एब्डोमेन पर कट का निशान अभी भी था और एक रक्त की लकीर धीरे धीरे उसकी स्नो व्हाइट स्किन के साथ नीचे गिर रही थी। लग रहा था जैसे कुछ बस झिंझोड़े में जोड़ा गया हो और लोगों को चिंता थी कि अगर वो थोड़ा भी हिलती तो उसका अपर हाफ गिर सकता था। पंगली ने घबराते हुए कहा, और मत हिलना, तेरा चोट बहुत सीरियस है, इसे थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। लेकिन दोनों जानते थे कि उनके पास वक्त नहीं था। अब ये एक डेड एंड बन गया था। ये तो बस एक छोटी मछली थी। नोबुनागा ने अपना लंबा तलवार संभालते हुए उदासी से कहा। उसका चेहरा बिल्कुल उदास था, वो काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था। उसने सोचा था कि इस बार शायद वो कोई इलाइट से मिलेगा, लेकिन किसने सोचा था ये लोग इतने कमजोर होंगे जो उसके स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं थे। जल्दी से इन्हें खत्म करो, नानाको आगुत्सुमा ने कहा। चिंता मत करो। नोबुनागा ने अपना सर उठाया और दूर की तरफ देखा। हो सकता है असली मुकाबला अभी आया नहीं हो। मिस्ट घूम रही थी और कुछ शक्लें धीरे धीरे उनके सामने आ रही थी। हाँ, काफी तेज सोच, उसने कहा। आगे का मर्द एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें देखता हुआ आगे बढ़ा, अपने सर को थोड़ा झुकाते हुए। किस जमाने की बात कर रहे हो? अभी भी समुराई का गेम खेल रहे हो?